हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कल जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ नेतन्याहू के और उनके साबिक डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, कहने को तो हमास के भी एक लीडर के खिलाफ हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली सबसे ज्यादा अहम गिरफ्तारी वारंट नेतन्याहू के खिलाफ है। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदलती नजर आ रही है। उसमें यूरोप और अमेरिका में इख्तलाफ कुछ नजर आ रहा है। उधर ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसको इसके खिलाफ पाबंदियां लगा देनी चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, और इसने बहुत बड़ी गलती की है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे थिएटर में भी बहुत बड़े वाकयात हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच भी अमेरिका की तरफ से खुला इशारा हो गया कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल मारो, और उसके बाद जवाबी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि जो बाइडेन शायद जाते जाते या तो जंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जो उन्होंने बहुत से मुल्कों से रिपोर्टिंग की है, कई जंगें कवर की हैं, हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया। ये बताइए कि नेतन्याहू के खिलाफ ये जो गिरफ्तारी वारंट हैं, इसके क्या मानी है। ईरान के तो एक कमांडर ने इस हद तक कह दिया कि ये इजराइल की सियासी मौत साबित होगा। आप क्या कह रहे हैं? सियासी मौत तक तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर ये बात साफ है कि इस वारंट के बाद जो इजराइल की शायद कहीं छोटी मोटी शाख थी, वो भी खत्म हो गई है। और अमेरिका ने इजराइल के साथ देके इंटरनेशनल कोर्ट के खिलाफ अपनी बेइज्जती ही कराई है, जिसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे उनको भुगतना पड़ेगा। वो देखते हैं कैसे इसको करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट का जो वारंट है वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको कौन सा देश मानेगा, किस देश में नेतन्याहू पकड़ जाएंगे। बट इस बात के लिए वो ताकतवर है ये वारंट कि इशू हुआ है। ऐसे कह रहे लोगों के लिए नहीं इशू होता है, संगीन हालात में इंटरनेशनल कोर्ट ऐसे वारंट इशू करती है। और वो भी एक सदस्य देश के प्रमुख के खिलाफ। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, और दुनिया के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला के इतनी उनकी इज्जत है, एक तरीके से प्रोटोकॉल में उतनी इनकी इज्जत है। अब इंटरनेशनल लॉ में क्या ये वारंट इसकी तामील होगी? क्या कानून तो होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के देश इंटरनेशनल कोर्ट के सदस्य हैं, इसके कागजों पे दस्तखत कर चुके हैं। और कुछ देश तो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर नेतन्याहू हमारे देश में आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे, कैद कर देंगे आईसीसी के वारंट के मुताबिक। अमेरिका कह रहा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान चुप्पी साधे हुए है, इंग्लिस्तान अमेरिका के साथ जाएगा। यूरोपियन यूनियन के कई देश कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तो अब तो पकड़ लेंगे, और बाकी देशों की हम लोग जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात साफ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चीन तो जाएंगे नहीं, कोरिया जाएंगे नहीं, ईरान जाएंगे नहीं, रशिया जाएंगे नहीं, वो किसी देश में जाएंगे नहीं जहां पे उनको गिरफ्तारी का खतरा हो। तो उन्हीं देशों में जाएंगे, अमेरिका और इंग्लिस्तान, यहाँ पे वो जानते हैं कि सरकारें कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं और हम ऐसे वारंटों को नहीं मानते। तो ये इसके लिए कौन सा देश सामने आएगा, क्या थर्ड कंट्री में जाके अरेस्ट हो सकते हो, तो नामुमकिन है। तो वारंट तो इशू हो गए हैं, वारंट की तामील कैसे होगी वो देखना है। मगर ऐसी चीजों में जैसे मैंने कहा कि विदेश का प्रधानमंत्री अगर कहा जाए कि उसकी कितनी बेइज्जती है कि उसके खिलाफ वारंट जारी है,
यानी कि एक तरीके से तरीपार हो गया है, जिसको हम हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं। उसकी कितनी बेइज्जती हुई उसके देश की, इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या है हमारी आंखों में। उसके दोस्तों को तो चोर चोर चले भाई, उसके दोस्तों उसकी बात मानेंगे। तीसरी बात है जो इसमें और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये वारंट इश्यू होने के बाद भी इजराइल के साथ दोस्ताना करते हैं, खुलेआम कहते हैं, जैसे अमेरिका कह रहा है, तो आप खुद भी एक तरीके से लायबल हो जाते हो कि जब आपका कोई केस आएगा, अगर आप जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, अगर आप कहेंगे ईरान के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ कि इन्होंने ये किया है, ये वो कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट क्या कहेगा? या आप तो जो हम कहते हैं आप मानते नहीं है, अब आप कह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे? तो इजराइल की सहानुभूति करके, इजराइल के साथ दोस्ती करके जो भी देश अमेरिका मिला के ये कर रहा है, वो इंटरनेशनल लीगल अपैरेटस जो है उसमें दखल कर रहा है, उसमें उसका जो हक था उस हक को कम कर रहा है। मैं आपको और भी बता दूं कि देश तो कुछ भी कह देते हैं, राजनीति उनकी कैसी है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ कैसे उनके डिफेंस है, कितना कॉमर्स है, कितने इकोनॉमिक टाइज है, पॉलिटिकल रीजन से करते हैं। मगर जो लोग पॉलिटिकली इजराइल के ना तो खिलाफ है ना उसके शुक्रगुजार है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब उन्होंने बड़ी जोर से वेलकम किया है कि आईसीसी का फैसला है, एक इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से दिया गया है और हम इसका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया के हर देश इसकी तामीर करेंगे। तो ये अभी सिर्फ जो कोर्ट का डिसीजन है उसके ऊपर ये बात हुई है। अभी इजराइल का ऑफिशियल एक्शन और अमेरिका का ऑफिशियल एक्शन है सरकारों की तरफ से कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान सरकार का और जो न्यूट्रल सरकारें हैं, जो पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, जो लेबनीज गवर्नमेंट के साथ हैं, जो ईरान के साथ हैं और जिनके अफ्रीका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान, इन्होंने अभी अपना ऑफिशियल रवैया कोई फॉर्मल तरीके से अनाउंस नहीं किया है और ये शायद अनाउंस करेंगे भी नहीं। जी जॉन दयाल साहब, इसमें जो बेसिक इख्तलाफ जो नजर आ रहा है वो सिचुएशन को डिफाइन करने पर आ रहा है। उधर इंटरनेशनल कोर्ट ने इसको जेनोसाइड कहा है और जेनोसाइड के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल अब भी अपने दिफा में, अपने डिफेंस में वो ये कह रहा है कि हम उन टेररिस्ट के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के वजूद को ही खत्म करना चाहते हैं, तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस का इख्तियार है और हमने जो कुछ किया वो सही किया। यानी ये दो अलग अलग नजरिए हैं। इसमें क्या मतलब इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और साथ साथ में इसके कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ भी पूछ लूं, वो ये कि क्या अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर अब असर और पकड़ क्या कम होती नजर आ रही है? तो मैंने आपका दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। अमेरिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कभी पूरा सपोर्ट नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में और उसके बाद बाइडेन के जमाने में यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग में बहुत कटौती की गई है। यूनाइटेड नेशंस की जो कलेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशंस है, रेड क्रॉस जैसी चीजें हैं, बच्चों का फंड्स है, यूनिसेफ है, उनके सबों के फंडिंग में अमेरिका ने बहुत अपना हाथ खींचा है। दो बात से खींचा, तो कहता है हम ही क्यों सपोर्ट करें, यूरोप जितना उसको पैसा देना चाहिए नहीं दे रहा है, ये उसका मेन मुद्दा होता है। मगर उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर है, एलिनोर रूजवेल्ट, अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बीवी, उन्होंने ह्यूमन राइट चार्टर और आदि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है। अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है यूनाइटेड नेशंस करने का, जिस तरीके से अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था लीग ऑफ नेशंस करने का वर्ल्ड वॉर II के बाद में।
वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उसने अगुवाई की थी यूनाइटेड नेशंस करने के लिए। उसने अगुवाई की थी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनको करने के लिए, ताकि एक तरीके से उसका दखल भी रहे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में, ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन में। और दूसरा, वो शायद वाकई चाहता था कि एक इंटरनेशनल पुलिसिंग, इंटरनेशनल चौकीदार तो नहीं, मगर जिसका सब लोगों के ऊपर हक है और सब लोगों के ऊपर रोब है, ऐसी कोई संस्था बने ताकि वॉर दोबारा ना करनी पड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए थे। अमेरिका और चीन, जापान, रशिया और जर्मनी और फ्रांस, इनके कितने लोग मारे गए। उसके पहले आप कह सकते हो कि महाभारत की लड़ाई के बाद से अभी तक कभी भी इतने लोग नहीं मारे गए हैं। करोड़ों की संख्या मारे गए, करोड़ हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन पीपल मारे गए, जिसमें यहूदियों का भी 6 मिलियन तो वही थे। तो इससे थक के पूरे देशों ने कहा था कि हम करेंगे। सब देशों ने साइन किए थे। 6 देश 5 देश जो शुरू के थे उनको वीटो पावर मिला था, ताकि कोई भाग ना जाए, कोई गलत डिसीजन ना ले ले, कोई रोब दिखा के कुछ ना कर ले। तो चीन और रशिया के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, इनको वीटो पावर मिला था। तो ये जो UN था, अमेरिका को इससे दुख क्यों हुआ? कि अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 को भी मान लीजिए, हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अमेरिका पे हमला किया था, पर्ल हार्बर पे किया था, उसके बाद अमेरिका रहा था। वरना इसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी और अब की वियतनाम वॉर में, कोरिया वॉर में, अमेरिका ने लड़ाइयां यूं नहीं की कि अमेरिका पे कोई अटैक हुआ है। अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के हवाई जहाज, अमेरिका के बम, अमेरिका के एटम बम अपने देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए देशों में बसते थे। कोई पड़ोस के देश से दुश्मनी नहीं है, कनाडा, मैक्सिको नहीं, बहुत दूर लड़ाई करता था। माने कि उसकी खुद की लड़ाइयों से हटके दूसरों की लड़ाई में अपनी नाक डालता था, अपने हाथ डालता था। अच्छाई के लिए हम कह सकते हैं या बुराई के लिए, मगर वियतनाम में तो बुराई के लिए था और कई बार उसको हारना भी पड़ा। तो अमेरिका अगर जब कहता है कि हम UN से हाथ खींच लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो जान रहा है कि इतने इंडिपेंडेंट देश हो चुके हैं, इतने देश सॉवरेन हो चुके हैं, इतने देश इकोनॉमिकली समृद्ध हो चुके हैं। वेस्ट एशिया में रेत के ऊपर तेल मिल गया है, सारा इकोनॉमिक पैटर्न बदल गया है। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी बदल गई है, चीन में टेक्नोलॉजी इतनी हद तक आ गई है कि अब अमेरिका को भी चीन से टेक्नोलॉजी चिप खरीदना पड़ता है। इस हालात में अमेरिका की वो एक तरीके से कहा जाए तो हैसियत नहीं रही है कि वहां पर वो यूनाइटेड नेशंस को अपना जरखरीद गुलाम बना ले। तो जब जरखरीद गुलाम नहीं बना पा रहा है तो कहता हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको फिनेंस नहीं करेंगे। तो ये तो उसका रवैया रहा है। तो जब ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे इसराइल को बचाने के लिए उसको यूनाइटेड नेशंस को 4 गाली देनी पड़ती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 4 गाली देनी पड़ती है, तो वो बड़ी खुशी खुशी करता है। उसका उसके उसके जो जिगर में खंजर झुके हुए हैं उनके ऊपर भी कुछ मतलब लगता है। तो मैं और तो उनसे अंडरस्टूड ही है इजराइल और US का। इसमें जो बड़ी बात आती है कि आजकल लेम डक गवर्नमेंट है। बाइडेन प्रेसिडेंट तो है फुल पावर के साथ, मगर एक से देखा जाए तो प्रेसिडेंट नहीं भी है। अभी वो ऐसा काम कुछ नहीं कर सकते जिससे डोनाल्ड ट्रंप सत्ते में आ जाए। ट्रांजिशनल इंस्ट्रूमेंट्स चालू हो चुके हैं, ट्रांजिशनल चीफ ऑफ स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिए हैं। तो अभी उनको ब्रीफिंग हर रोज दी जा रही है, CBI ब्रीफ कर रहा है, उनकी जो इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसीज है वो ब्रीफ कर रही है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो उनकी होती है वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो इस वक्त बाइडेन को जितना पता है उतना ही डोनाल्ड ट्रंप को पता है। तो मेरा ऐसा विचार है कि जब आप मेरे को सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे जासूस ये बता रहे हैं, तो कुछ हद तक आप मेरी भी सुन रहे हैं कि मेरा रिएक्शन क्या है, मेरे चेहरे से या मेरे जुबान से, क्या मैं आपकी बात में हाँ में माने मिला रहा हूँ या कह रहा हूँ
ये आप जानते कर रहे हैं, हमको इससे दुखी होगी। तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट का हक तो कोई नहीं बनता, मगर ट्रांजिशन गवर्नमेंट बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है आने वाली सरकार को। तो इसके बाद देखा जा रहा है कि अभी अब तो कुछ ज्यादा समय रहा नहीं है, 2 महीने भी नहीं रहे, 1.5 महीना रहा है। तो देखते हैं। वैसे सर, वैसे जो आपने अमेरिका का रोल यूनाइटेड नेशन वगैरह को बनाने में और मुख्तलिफ जंगों में जो रोल बताया, एक तरह से ये भी तो देखा जा सकता है कि जब से यूनाइटेड नेशन बना और उसके आसपास ही कोई इजराइल की भी कोई ये पैदावार होती है और उसको बचाने में भी यूनाइटेड नेशन ने ही बड़ा रोल अंजाम दिया, उसे लेजिटिमेट करने में। बाकायदा अमेरिका ने एक तरह से अगर एक कीमत वसूल कर ली, अपने दोस्त को लेजिटिमेट, जो कब्जे करके बैठा हुआ था, उसको लेजिटिमेट करने का काम भी तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उससे पहले जाइए आप लीग ऑफ नेशंस पे जाइए, उसमें क्या है, उस वक्त अमेरिका से ज्यादा पावरफुल इंग्लैंड था, इंपीरियल देश था, हिंदुस्तान पे इंग्लैंड राज करता था। पैलेस्टीन का मैंडेट कब आया था? पैलेस्टीन को ब्रिटिश सरकार के जुम्मे कब किया गया था? उस वक्त किया गया था, और वो मैंडेट 47-48 तक चला, जब इजराइल ने अपनी सरकार बुला के कई देशों ने उसको इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज किया। हिंदुस्तान में कुछ कई सालों बाद रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये तो इजराइल के भड़कने में इंटरनेशनल ही एक साजिश कह सकते हैं आप, क्योंकि क्यों इजराइल दोबारा जीवित हुआ? क्योंकि यूरोप में हिटलर ने, तो यूरोपियन था, आर्यन था, जिसको हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, जो हमारा देश भी अपने आप को आर्यन देश कहता है। ये जूस को मारने में और उससे पहले जूस को सताने में गलत ही था। हिंदुस्तान में जूस और जिप्सीज को दिखाया जाता था, शैलॉक कहा जाता था पूरे यूरोप में, और हिटलर ने अंत में कहा कि इनको कत्ल करके आग में झोंक दो, और 60 लाख यहूदियों को दिया। अगर ये यहूदियों की मदद करना चाहते थे तो जर्मनी का एक टुकड़ा काट के, क्योंकि जर्मनी में थे लोग साले, 70 लाख यहूदी जर्मनी में रहते थे, हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, अमेरिका में नहीं रहते थे। तो जब न्यूरनबर्ग ट्रायल के बाद आर्मिस्टिस हुई, जब जर्मनी का बंटवारा हो रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में रहते, इनको कौन रोकता अगर ये कहते हैं कि एक टुकड़ा यहूदियों को बचाने के लिए? वे गोरे यहूदी हैं, जर्मन बोलते हैं, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं के म्यूजिशियंस है, उन्हीं के साइंटिस्ट है, वहां पे एक यहूदिस्तान बना देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, असल में यही बात अहमदी निजाद जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, वो यही कहते थे कि भाई गुनाह आपने किया, लाके बिठा दिया हमारी छाती पर, ये क्या किया। तो खैर, अब वो बहस कहीं और चली जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ताजा चीजों पर फिर वापस आना चाहता हूँ। बहस जानने को रोकिए, मगर एक बात तो है, एंटीसेमिटिज्म इस्लामी देशों में नहीं। इस्लामी देश यहूदियों को इस वास्ते नहीं दिखाते या गुस्सा करते कि वो यहूदी हैं, वो इस वास्ते करते हैं कि वो ज़ायनिस्ट है, इजराइल की सरकार पैलेस्टीन को सता रही है, जिसमें हिंदू, जिसमें मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एंटीसेमिटिज्म नहीं आता, एंटीसेमिटिज्म हिंदुस्तान में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इस तादाद में यहूदी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कॉमन आदमी में दिखा। एंटीसेमिटिज्म गोरे लोगों का एक है, गोरे लोगों का नासूर है, गोरे लोगों का की बीमारी है, हमारी बीमारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटीसेमिटिज्म ईरान में कई मुल्कों में यहूदी बहुत बाइज्जत रहते हैं और बड़े रेस्पेक्टफुल रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। और सिर्फ उनका अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो और मुसलमान और ईसाई पहले किताब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर। और इसमें असल में वो जो अब्राहमिक डील की बात होती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी इजराइल को बचाने की कोई कोशिश होती है, तब उसको
फॉर्मूले के तौर पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए तो कर लिया जाता है उसका इस्तेमाल, लेकिन उसकी असल रूह अगर वाकई वो अप्लाई हो तो किसी को भी दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुक से कोई एतराज नहीं हो सकता अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस सब एक दूसरे का कबूल करें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एंटीसेमिटिज्म, रेसिज्म, गोरे और सफेद के बाद ये बीमारी है इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 जो देश है, और उन्होंने इटली को भी अपने साथ कर लिया है, इनकी बीमारी है। ये स्पेन और पोर्टुगल की भी बीमारी नहीं है। पोर्टुगल ने गोवा पे कब्जा किया हुआ था और रेसिज्म बहुत कम था। यानी जो 3 बड़े अहम मुल्क हैं यूरोप के, वही जर्मनी, फ्रांस और यूके, वहीं आपने बताया कि सबसे ज्यादा स्पेनिश थे और जो पोर्टुगीज थे वो लैटिन अमेरिका जाते थे, वहां जाके बस गए। वो अफ्रीका जाते, मोजाम्बिक, वहां जाके बस गए, लोकल लड़के से शादी की और आज पता नहीं लगता। गोवा में आए, वहां पे वो ठीक रहते, तो आधे से ज्यादा बस गए, आधे लोकल ही है, वो क्या कर सकते हैं उनको। तो ये फंस जाते हैं। ये अभी भी वहां के लोग स्पेनिश बोलते हैं, पोर्चुगीज बोलते हैं ब्राजील में। हम लोग इंग्लिश इस वास्ते बोलते हैं कि इंग्लिस्तान का कब्जा था, मगर हम अपने आप को गोरा नहीं मानते कभी। यकीनी तौर पर और हमारे यहाँ तो वो भी है कि मुल्क में बहुत सी जबानें हैं, तो सबको एक तरह से मिला करके चलने के लिए एक कॉमन जबान कोई चाहिए थी, उस तरह से भी अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ यूक्रेन वॉर में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर पर अमेरिका में ट्रांजिशन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं जो बाइडन? उन्होंने खुली इजाजत दे दी, रूस में लंबी दूरी की मिसाइल मारो, कोई बात नहीं, हथियार भी हम देंगे। अब जाते जाते बाइडन क्या करके जाना चाहते हैं, क्या चीज है? ये बाइडन का पर्सनल डिसीजन तो नहीं है, मगर उनका जो मिलिट्री कमांड है, पेंटागन है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि अभी बाइडन को मैंने आखिरी बारी टीवी पे देखा जब ये लैटिन अमेरिका गए, अमेज़न फॉरेस्ट पे, वहां पे जिस तरह बोल रहे थे, इनको आधा होश आधा नहीं। तो ये बात तो साफ, तभी तो प्रेसिडेंट सी से बांटना पड़ा किस हद तक ये मेंटली काबिल है कि जो हाई पॉलिटिक्स है, ये हाई डिप्लोमेसी है, हाई मिलिट्री स्ट्रेटजी है, और यूक्रेन और इजराइल इनमें क्या पूरा वक्त दे पा रहे हैं, पूरा दिमाग दे पा रहे हैं, या कुछ भाव से बोल रहे हैं, या जो उनके आसपास के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इनका, कई लोग कह सकते हैं कि बाइडन की मेंटल कैपेसिटी इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डील करने में शायद नाकाबिल है। अगर वो बात है, अभी कमला हैरिस ने इलेक्शन हारने के बाद एक इंटरव्यू में भी कहा है ही इज इनस्टेबल। ये इस हद तक उन्होंने बोल दिया बाकायदा कैमरे के सामने, यानी वो, और कैमरामैन, वो एंकर पूछ रहा है, जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि आपको कब पता चला कि ये दिमागी तौर पर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वो जवाब देने से जरा बची। तो खैर, ये इशारे तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी उन्होंने कई बार ऐसी इस्तेमाल किया कि पता नहीं चलता कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, मगर बात तो ये है ना कि आज का जो रेड बटन है न्यूक्लियर वॉर का, वो तो बाइडन के हाथ में ही है ना, और उनके थ्रू चीफ ऑफ स्टाफ के हाथ में, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है, कमला हैरिस के हाथ में नहीं है। तो वो जो खतरा है कि टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, या जो वर्बल आ रहा है, अपने मुंह से कह रहे हैं, या उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की कह रहा है, उसको कितने हद तक हम सबूत ले रहे हैं। एक तो बात है, कल रात को ही यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने आईसीबीएम फायर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। पुतिन ने तो महीनों पहले अपनी न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना दी कि हम, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं। पुतिन की जो न्यू डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर वेपन्स पे, उसको ध्यान रखना चाहिए। मेरा ख्याल है इजराइल को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इजराइल के साथ मिलके किसी आकर कोई बम ईरान पर चला देंगे, तो ईरान और रशिया को तो संधि है, बिल्कुल, फिर आपका क्या हालत होगा। तो इनको बातों को रखते हुए, हाँ, अभी इमीडिएटली ये भी बात आपको रखनी है कि टॉक्स तो चल ही रही है,
लेबनान के साथ चल रही है और लोगों के साथ चल रही है। लेबनान के साथ अब ओवरग्राउंड चल रही है, खुलेआम चल रही है। उन्होंने अच्छा भी अच्छा अच्छा, आपको लेबनान का आपने जिक्र किया, लेबनान क्या आपको लगता है कि बगैर गाजा के जंगबंदी के लेबनान के साथ जंगबंदी हो जाएगी? क्या ऐसे इम्कान लगने लगे हैं क्या? लेबनान लड़ाई में क्यों छूटा था? अपनी जमीन बचाने के लिए। हाँ, वो तो जाहिर है गाजा के लिए गया था, फिलिस्तीनियों की हमदर्दी वो में। फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में कॉमन कॉज बनाकर कॉमन एनिमी इजराइल के साथ है। वो ऐसा काम कुछ नहीं करेगा जिससे गाजियंस का कत्लेआम हो जाए, जिससे फिलिस्तीनी इजराइल के टैंकों के नीचे आ जाए। फिर वो किस मुंह से दिखाएगा? लेबनान को और फिलिस्तीनियंस को, इसमें गाजियंस भी है, इकट्ठे काम करना है। और परसों या उससे पहले दिन इजराइल ताड़ी मार रहा था कि अब हम वेस्टर्न बैंक पूरा का पूरा करेंगे, इससे कम पे हम रुकेंगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जॉन दयाल साहब, आप अमेरिका की सियासत पे काफी बारीकी से नजर रखते हैं। एक सवाल जो उठ रहा है इस वक्त की सिचुएशन में, देखिए एक जमाना था जब ये समझा जाता था कि ट्रंप जो है वो बहुत ही सख्त कदम उठा सकते हैं, प्रो इजराइल बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल माना था, उन्होंने एम्बेसी शिफ्ट की थी, वो ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर और ईरान न्यूक्लियर डील से पीछे हटे थे। तो ये समझा जा रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा गर्म मिजाज के हैं। और अब बाइडन जो जाते जाते यूक्रेन में जो कुछ करा रहे हैं, या अभी आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट के उस रिएक्शन पे जो है वो उन्होंने इजराइल का साथ देने की बात की है, अब इन दोनों लीडर्स में से हॉक कौन है और नरम आदमी कौन है? मतलब अभी कोई असेसमेंट आप बता सकते हैं? आज से 4 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था बाइडेन का, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या चार्ज था कि इन्होंने पुतिन से कहा है कि अमेरिकन कंप्यूटर्स को हैक करो और इलेक्शन प्रोसेस में आप इंटरफियर करो, अपना हाथ दो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जुर्म ये करार दिया था कि ये रशिया के साथ है, पुतिन के साथ है, और कुछ हद तक चीन के भी साथ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ऊपर उसके बाद तो और 50 ग्रेव बहुत सीरियस चार्ज आए, मगर ये चार्ज मेन था। और इस इलेक्शन में भी ये चार्ज दोबारा आया। पुतिन से तो कभी भी अपनी मदद ले लेगी इलेक्शन के लिए, और अगर आप कहें तो वो अभी भी कह सकते हैं कि हमारे, क्योंकि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन फ्रॉड कर दिया। अभी भी कोई कहता है, इक्का दुक्का लोग कह ही देते हैं। तो अगर इस तरीके हिस्टोरिकली देखा जाए तो पुतिन के 3 स्टेटमेंट हमको याद रखने हैं। एक तो वो कहता है कि पुतिन मतलब मेन रशिया का, जो अमेरिका का ओपोनेंट है रशिया, समझदार आदमी है, दुनिया के रहते हुए सबों की उसके लिए सोचता है, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो ये स्टेटमेंट हमको याद रखना चाहिए। उसका दूसरा स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो यूनाइटेड नेशंस खुद ये अमेरिका का बच्चा नहीं है कि अमेरिका ही इसको खाना पीना दे, अमेरिका ही सारे लोगों की तनख्वाह दे, अमेरिका ही इसके टोटल फाइनेंस करे। उसने हाथ खींच लिया था फिर फाइनेंसिंग में यूनाइटेड नेशंस, और ये यूरोप की बाकी चीजों के लिए था। नेटो के खिलाफ वो बोला कि हम नेटो ठीक है, यूरोप के लिए आपकी है, हम ये हमारा नेटो हमको बचाने के लिए नहीं बनी है, हम नेटो की फाइनेंसिंग या सपोर्ट या उसकी पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने अपने आप को यूरोप की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से अमेरिका को एक तरीके से अलग किया। और उसके ऊपर डेमोक्रेट्स कहते थे कि अमेरिका को इंसुलर बना रहा है, कि इसका हमसे किसी का लेना देना नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप करता ना, हमारा किसी से लेना देना नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चार्ज था। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जब अपनी शेखी मारता था, कहता था कि कैनेडी के राज में, लिंडन जॉनसन के राज में, बाराक ओबामा के राज में
हिंदुस्तान अमेरिका की फौजें विदेश गई, अमेरिकी विदेश में मरे, ये उसका बोझ था। मेरे 4 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे 4 साल में अमेरिकियों ने किसी अपने देश से बाहर जा किसी को ना गोली मारी, ना किसी से गोली खाई। ये डोनाल्ड ट्रंप का बोस्ट है। और ये इलेक्शन कैंपेन में भी कहता था कि मैं अपने अपने देशवासियों को विदेश में मरने नहीं दूंगा। ये उसका बोस्ट है। तो हालांकि मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ, उसके मॉरल वैल्यूज और बाकी चीजों पे, मगर अगर यही बात रही तो वो अमेरिकियों को कमिट नहीं करेगा, ये क्या कहते हैं उसको, कि अपना पैसा, अपना माल, अपनी जान दूसरे देशों की लड़ाइयों में लगा देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस टाइप का। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने से आज की तारीख में देखा जाए तो शायद चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि पीस शायद नजदीक है। मगर बाइडेन के लिए जो जिसके ऊपर ये चार्ज रहेगा कि उनको धक्का दे डाला गया, ताकतों से खत्म कर ही रहे हैं, मगर उनको दोबारा इलेक्शन ना लड़ने के लिए जबरदस्ती गला पकड़ के रोका गया, हाथ खींच के उनको वापस बुलाया गया। ये तो वो तो दोबारा लड़ने के लिए तैयार थी और पूरी तरह हार गई। तो डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको बताया कि उसका रिकॉर्ड इस वक्त थोड़ा सा साफ है। बाइडेन के लिए, जिनकी पिछला 1 साल तो टोटली बेइज्जती में घुस रहा है और पिछले इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद टोटली बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं मिट्टी गीली हो गई उनकी। उनके लिए एक मौका है अभी अगले 40-50 दिन कुछ अच्छा काम करें, और शायद उनके दोस्त लोग उनको राय दे रहे होंगे कि आप अपना हिस्ट्री में, अगर अपना पन्ना साफ रखना मांगते हैं, हिस्ट्री में आपका नाम बेदाग रखना मांगते हैं ताकि पुश्ते याद रखें, तो आपको दोनों जगह शांति के लिए काम करना चाहिए। अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनको यकीन ये राय देता, और मेरा पक्का यकीन है कि वहां पे मैं तो नहीं हूँ, और जो भी लोग ठीक ठाक हैं वो यही एडवाइस देते होंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर। देखिए, जंगें खत्म हो, बेगुनाह ना मारे जाएं, और जो हथियार बेचने वाली कंपनियां उनकी तिजोरियां ना भरें, और पैसा आम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो दुनिया भर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर कोई अप्रोच नहीं हो सकती। अगर ऐसे कुछ हालात बने तो बहुत ही बेहतर होगी दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। काफी इंसाइट अमेरिका के सिलसिले में भी और वेस्ट एशिया के सिलसिले में भी बहुत ही अहम बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।